डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी वेव ऑप्टिक्स का एक क्वेश्चन। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम इज यूज्ड। द स्लिट आर 1 millimeter apart and screen 1 meter away from the slits. The distance from the center of screen where becomes half of the maximum intensity for the first time. Important ये भी है और half of the maximum intensity पहली बार, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने ये सेटअप बना रखा है। स्क्रीन पर इस जगह पे तो सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा, इस SEM का मतलब सेंट्रल मैक्सिमा। तो देखो सेंट्रल मैक्सिमा जहाँ बनता है वहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है। तो यहाँ पर अगर हम ये कंसीडर कर लें कि फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी I0 है और सेकेंड वेव की इंटेंसिटी भी I0 है, तो सेंट्रल मैक्सिमा पे जो इंटेंसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी और वो 4I0 होगी। और फर्स्ट मिनिमा पे जो इंटेंसिटी होगी ये 0 होगी और फर्स्ट मैक्सिमा पे इंटेंसिटी फिर 4I0 हो जाएगी। फिर सेकंड मिनिमा आएगा, वहाँ पे आपकी फिर इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। तो ये जो वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि बिकम्स हाफ ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी फॉर फर्स्ट टाइम, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी का आधा। तो पहली बार वो भी मान लो ये यहाँ पे इंटेंसिटी हो गई 2I0, मैक्सिमम इंटेंसिटी का आधा। लेकिन ऐसे तो यहाँ पे भी होगी जी। देखो यहाँ 4I0 और 0 था, फिर 0 और 4I0 अगेन, तो इन दोनों के बीच में भी होगी सेकंड टाइम यहाँ पे इंटेंसिटी डबल आधी 2I0। फिर इन दोनों के बीच में भी होगी 2I0 थर्ड टाइम। लेकिन फर्स्ट टाइम कह रहा है ना आपसे कि फर्स्ट टाइम, तो यहीं पे पूछ रहा है, ये वाली पोजीशन पूछ रहा है, सेंट्रल मैक्सिमम से डिस्टेंस ये पूछ रहा है भाई। सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी बात जानते हो सेंट्रल मैक्सिमा के लिए जो फेज डिफरेंस होता है, फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स, ये 0 होता है। और फर्स्ट मिनिमा के लिए जो फेज डिफरेंस होता है ये यहाँ पर ये पाई होता है। तो हमें जो इस जगह पे जो फेज डिफरेंस होगा, इस जगह पे जब दोनों वेव सुपर इम्पोज करेंगी इस वाले P पॉइंट पर, तो इन दोनों पॉइंटों इन दोनों वेव के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो 0 और पाई के बीच में लाई करना चाहिए इसके लिए, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट सेंट्रल मैक्सिमा के लिए फेज डिफरेंस 0 और फर्स्ट मिनिमा के लिए फेज डिफरेंस पाई और फर्स्ट मैक्सिमा के लिए फेज डिफरेंस फिर अगेन 2 पाई, फिर फर्स्ट मिनिमा के लिए सेकंड मिनिमा के लिए 3 पाई। ये होता है बेटा आपका, ये आपका फर्स्ट मैक्सिमा के लिए और ये सेकंड मिनिमा के लिए। लेकिन इसके लिए जो फेज डिफरेंस होगा वो 0 और पाई के बिटवीन लाई करेगा, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। एक बात बताओ, यहाँ पे अगर हम ये लिखें, सबसे पहले फेज डिफरेंस निकाल लेते हैं हम। उसके लिए एक बताओ कंडीशन, पहला अजम्पशन भी वैलिड है कि d बड़ा है स्मॉल d से, 1 मीटर है और ये 1 मिलीमीटर है, तो d बहुत बड़ा है। तो फर्स्ट अजम्पशन होता है ये भी वैलिड है। इस वाले फर्स्ट अजम्पशन में अगर ये अजम्पशन कर लेते हैं तो जो पाथ डिफरेंस आता है ये d sin थीटा आता है। ऐसे यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस पे ऐसे, तो ये दोनों रेज हम फिर पैरेलल मान लेते हैं, तो ये थीटा मान लेते हैं। अगर ये अजम्पशन आ जाएगा तो ये दोनों रेज हम अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल मान लेंगे। तो पाथ डिफरेंस डेल्टा x जो आएगा ये वाला, ये जो आएगा वो d sin थीटा आता है। एंड यहाँ से भी एक लाइन ना देते हैं हम ऐसे छोटी सी, ये थीटा मानते हैं, ये बराबर ही होता है ऑर्डिनेटल से, ये थीटा और ये थीटा अगर पैरेलल मान लेंगे तो इक्वल होगा। तो पाथ डिफरेंस जो आता है tan थीटा लिखते हैं हम, ये y अपॉन हम कैपिटल D लिखते हैं। ये इस अजम्पशन में होता है। अगर हम सेकंड अजम्पशन लें कि y बहुत छोटा है कैपिटल D से, लेकिन y तो निकालना है, इस अजम्पशन में कि कंपेयरिंग अगर हम ये वाला अजम्पशन ले लेते हैं कि लैम्डा भी बहुत छोटा है d से, तो है ये 5000 एंगस्ट्रॉम है और ये मीटर में है, तो इस वाले अजम्पशन को भी कंसीडर कर लेते हैं। तब जब पाथ डिफरेंस निकालते हैं इस वाले केस में थीटा स्मॉल हो जाता है। अगर ये कंडीशन होगी तो थीटा कैसा हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। और थीटा स्मॉल हो जाता है तो साइन थीटा और टेन थीटा इक्वल हो जाते हैं बेटा। तो देखो यहाँ से अगर मैं साइन थीटा निकाल लूँ तो ये डेल्टा x अपॉन डी आएगा, और यहाँ से दोनों को इक्वल कर दूँ तो डेल्टा x अपॉन डी
और ये y अपॉन कैपिटल डी। तो यहाँ से पार्ट डिफरेंस जो आ जाता है वो वाई डी अपॉन कैपिटल डी। ये दोनों अजम्पशन होने के बाद निकलता है बेटा। फर्स्ट केवल अगर ये अजम्पशन है तो ये कंडीशन लगाएंगे, ये दोनों अजम्पशन है तो ये लगेगा, और अगर कोई सा भी अजम्पशन नहीं है फिर रियल में जाएंगे, ज्योमेट्री में जाएंगे बेटा, सीधा सीधा तीन कंडीशन होती हैं इसमें, एक फिर रियल ज्योमेट्री में जाएंगे अगर ये दोनों कंडीशन नहीं है तो। पहली बात ये हो गई। चलिए सर ये सब क्यों किया बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। अच्छा एक बात बताओ, जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है दो वेव के सुपर इम्पोज करने से, अगर इसकी आई नॉट इसकी आई नॉट है तो ये होती है 4I0 कॉस स्क्वायर फाई बाई 2। फाई इज अ फेज डिफरेंस, डेल्टा फाई लिखना चाहो तो डेल्टा फाई लिख सकते हो, मैंने फेज डिफरेंस को फाई में लिखा है। अब बहुत से जो है डेल्टा फाई लिखते हैं उसको, फेज डिफरेंस है ये पक्का है, ठीक है। ये तब होता है जब आपका आई और आई नॉट फर्स्ट की सेकंड की इक्वल होती हैं, तब ये आता है। वैसे तो आई आर जो होता है वो होता है कितना, आई नॉट I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट के अंदर I1 I2 cos फाई। लेकिन I1 और I2 अगर हम इक्वल मान लें और आई नॉट के तो सॉल्व करें तो ये आ जाता है, ठीक है। अब आई आर दे रखा है रिजल्टेंट 2I0, तो यहाँ 2I0 लिख दो। 2I0 इज इक्वल टू 4I0 कॉस स्क्वायर 5/2। इससे ये कट गया तो यहाँ 1/2 आया, कॉस स्क्वायर 5/2 है ना। अब ये कॉस 5/2 की वैल्यू देखें तो ये आई प्लस माइनस स्क्वायर है ना, तो कॉस 5/2 निकालें तो 1/√2 आ जाएगी। अब ये 45 डिग्री की होती है वैल्यू, तो इसको ग्राफ बना लेते हैं इसका। मैं तो ग्राफ से करता हूँ हमेशा, इसका ग्राफ बनाते हैं। कॉस का ग्राफ बनाना चाहिए, यहाँ से शुरू होता है और ऐसे चलता है बेटा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे वैल्यू होती है 90 डिग्री, यहाँ पे वैल्यू होती है 180 डिग्री, यहाँ 270 डिग्री और यहाँ होता है 360 डिग्री। अब ये मैक्सिमम वैल्यू होती है +1 और ये होती है मैक्सिमम वैल्यू -1, माइनस में कॉस के टेबल में मिनिमम वैल्यू होती है -1 है ना। अब ये 1/√2 है तो 45 डिग्री की वैल्यू होती है, हम ये जानते हैं। तो 45 डिग्री तो ये आपका यहाँ पे ये 90 डिग्री की वैल्यू होती है, 0 डिग्री की वैल्यू होती है, तो ये 45 डिग्री कुछ यहाँ आएगा, ऐसे वैल्यू होगी। ये +1 है और ये 1/√2 है। यहाँ पे जो वैल्यू आ गई ये वाली, ये प्लस के π/4 आएगी पहली वैल्यू, और यहाँ पर फिर ऐसे ही एक लाइन और खींच दो आप ऐसे। भाई ये -1 है तो ये 1/√2 होगा, तो ये माइनस के 1/√2 हुआ ये वाला। यहाँ पे ये वैल्यू है प्लस के 1/√2 और ये वाली वैल्यू है माइनस के 1/√2, जो कि माइनस के π/4 लिख लेता हूँ मैं ऐसे, है ना। अब मेरे को यही देखना है कि फाई की वैल्यू कितनी आ रही है, तो ये मेरे को कौन सा फाई निकालना है पता है, 2i, 0 और पाई के बीच में, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब 2I0 हो रहा है तो फेज डिफरेंस जो वेरी करेगा वो 0 और पाई के बीच में लाई करेगा, 0 और पाई के बीच वाली वैल्यू चाहिए। तो इसे अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो कॉस π/2 इज इक्वल टू ये, तो एक तो ये वैल्यू आती है कॉस कितने की, मतलब 45 डिग्री π/4, तो π/4 लिख दूंगा एक वैल्यू आपकी 1/√2। तो जनरल वैल्यू निकालेंगे हम तो कॉस से कॉस कट गया, तो फाई की वैल्यू जो आ जाएगी 2 से 2 कट जाएगा तो π/2, एक तो वैल्यू ये आएगी। अगर इसकी दूसरी वैल्यू चेक करूं तो कॉस 5/2 इज इक्वल टू कॉस, दूसरी वैल्यू ये है, सेकंड माइनस भी तो है, ये वाली वैल्यू है। अब ये वाली वैल्यू निकालने के लिए सोचो आपको, कॉस की वैल्यू जो है नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में होती है और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे होता है पाई माइनस अल्फ़ा। एक π/2 प्लस अल्फ़ा भी होता है, लेकिन इसमें अगर मैं कॉस लूँगा तो वो साइन में बदल जाएगा। अगर मैं कॉस π/2 प्लस अल्फ़ा करता हूँ तो वो साइन में आ जाएगा, मेरे को चाहिए कॉस में ही, तो ये 180 वाला चेंज नहीं होता है, तो ये वाली ले लूँगा और ये वाली लूँगा, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी 180 में से 45 घटा लेता हूँ मैं, पाई और अल्फ़ा कितना हो गया 45 की वैल्यू होती है π/4, तो पाई माइनस π/4, तो ये हो जाएगा आपका 3π/4। तो मैं कह दूंगा ये cos 3π/4 की वैल्यू होती है, करके देखो ना आप, cos पाई माइनस π/4, तो ये माइनस में होगा और cos ही रहेगा और π/4, और इसकी वैल्यू होगी 1 माइनस के 1/√2, तो आ तो रही है माइनस के 1/√2 है ना, तो 3π/4, तो इससे ये कट गया, तो फाई की वैल्यू हो जाएगी 3π/2। तो फाई की
जनरल वैल्यू में एक वैल्यू π/2 आ रही है, एक 3π/2 आ रही है, लेकिन ये 90 किससे पाई से बड़ी हो गई, 270 हो गया भाई। तो पाई से बड़ा तो चाहिए नहीं था, 180 से बड़ा नहीं चाहिए था, 0 से पाई के बीच में। तो ये वाली वैल्यू 0 और पाई के बीच में लाई कर रही है। पाई बराबर π/2, ये 0 और पाई के बीच में है बेटा, ये वाली बड़ी हो जाएगी, इसीलिए ये नहीं लेंगे फर्स्ट टाइम। अगर सेकंड टाइम कहता ना तो सेकंड टाइम में बट बेटा आपका ये आ जाता पाई और 2 पाई के बीच में। सेकंड टाइम इंटेंसिटी अगर कहता कि आधी हो जाए मैक्सिमम इंटेंसिटी की, तो फिर ये वाला लेते हैं हम, पाई और 2 पाई के बीच में ये वाली डाटा ही लेते, सेकंड वाला ये वाला। इंपॉर्टेंट बात है, फर्स्ट टाइम कह रहा है वो बेटा हमसे, है ना। अगर ये समझ में आ गया है तो नेक्स्ट पेज पे करता हूँ। अब आसान है, कुछ नहीं, ख़त्म हो गया। तो अब कर लीजिए इसको, क्या लिखेंगे बताइए कि फेज डिफरेंस इज इक्वल टू होता है 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। अब फेज डिफरेंस आया हमारा π/2 और 2π/λ और पाथ डिफरेंस हमने निकाला ये रहा y स्मॉल d बटे कैपिटल D। पाई से पाई कट गया तो यहाँ से y निकालना था हमें, तो लैम्डा कैपिटल D अपॉन 4d स्मॉल d, बस वैल्यू पुट कर दो। 5000 समझाने में समय लगा है, अगर ये समझाया ना जाए तो एक लाइन में हो जाता है। ये सब लिखने की ज़रूरत थोड़ी होती है यार, है ना। वो तो बस समझाने के लिए आपको किया है। ये लैम्डा 10 की पावर -10 और कैपिटल D जो है आपका वो 1 मीटर है, और 4 स्मॉल d आपका कितना है 1 मिलीमीटर है, तो 1 × 10 की पावर -3। अब इसे 4 से काटेंगे तो 125 0 और 10 की पावर -7 मीटर, तो 125 × 10 की पावर -6 मीटर। इसीलिए 125 आंसर हो गया इसका, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर टाइप है, यहाँ पर 10 की पावर -6 मीटर दे रखा है पीछे, तो यहाँ पे 125 आ जाएगा। In a young double slit experiment, light from the two identical sources are superimposing on the screen. The path difference between the two light reaching at a point on the screen is 7λ/4. The ratio of intensity of fringe at this point with respect to maximum intensity of the fringe is। ठीक, solution देखो, ये आपकी 2 स्लिट्स बना ली हमने, ये वेरी क्लोज होती हैं, और ये स्क्रीन बना ली, और ये आपकी यहाँ से एक वेव निकलती है और इस वाले पॉइंट पर, मान लो वो पॉइंट ये है इस जगह पर, और एक वेव यहाँ से निकलती है और ये इस वाले पॉइंट पर सुपर इम्पोज होती है। और इन दोनों वेव के बीच में S1P और S2P के बीच में जो पाथ डिफरेंस है, ये जो पाथ डिफरेंस है ये वाला पाथ डिफरेंस, मतलब S2P - S1P, ये हमें दे रखा है कितना 7λ/4। ठीक है, और इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी जो होती है, आइडेंटिकल सोर्स कह रहे हैं, अगर इसकी इंटेंसिटी I0, इसकी भी इंटेंसिटी I0 फर्स्ट वेव की, तो हम यहाँ लिख सकते हैं मैक्सिमम इंटेंसिटी 4I0। इस पॉइंट की इंटेंसिटी अगर I है तो इस I में, और रेशियो पूछ रहा है इस वाली इंटेंसिटी में I में और मैक्सिमम इंटेंसिटी में क्या रेशियो है। तो इस पॉइंट की अगर हमें इंटेंसिटी निकालनी है तो इसका फॉर्मूला होगा, P पॉइंट की इंटेंसिटी निकालने से P पॉइंट कह देता हूँ, ये होगा 4I0 cos स्क्वायर, फेज डिफरेंस है बेटा ये फाई, ये P पॉइंट पे जो फेज डिफरेंस है, डेल्टा फाई लिखना चाहो तो वो लिख सकते हो, मैंने फाई लिखा है, फेज डिफरेंस बाई 2। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, जब फर्स्ट वेव की और सेकंड वेव की इंटेंसिटी सेम होती है तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होती है वो इतनी होती है। ठीक है, अब हमें फेज डिफरेंस निकाल लेना चाहिए, तो जो फेज डिफरेंस है इन दोनों वेव के बीच में, उसके लिए फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। तो 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस है 7λ/4, तो आपका लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा और ये हो जाएगा 7π/2 रेडियन। ठीक, इतना फेज डिफरेंस आ गया। अच्छा, अब इस वाली वैल्यू को यहाँ डाल देंगे तो रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी जो आएगी P पॉइंट पर, ये होगी 4I0 cos स्क्वायर
7 पाई बाई, देखो 2 पुट करेंगे और 2 पहले से है नीचे, 7 पाई बाई 2 और डिवाइड बाई 2, तो 7 पाई बाई 4 हो जाएगा अगेन। अब यहाँ पे जो 7 पाई बाई 4 है, थोड़ा सा काम करते हैं, तो पाई बाई 4 तो 45 डिग्री होता है, 7 इंटू 45, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो 3 115 हो गया। अच्छा, अब सोच के देखो, कॉस 360 डिग्री माइनस 315, ये तो ये कॉस 360 में से आप कितना घटाओ जो 315 आ जाए। आपको ऐसे एक्चुअल में ऐसे करना है, कॉस स्क्वायर 3 115 की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू 3 115 हो गई ना। क्या इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ, कॉस स्क्वायर 360 माइनस आपका 45, ऐसे तो मैं लिख सकता हूँ कि कॉस 360 माइनस के जो थीटा होता है, ये कॉस थीटा ही होता है बेटा। सकते हैं कॉस स्क्वायर 45, और कॉस स्क्वायर 45 की वैल्यू होती है 1/√2 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 1/2, तो इसकी वैल्यू निकले आई 1/2। तो आई पी इज इक्वल टू हो जाएगा 4I0 इंटू, इसकी वैल्यू निकाल ली हमने 1/2, दैट मीन्स 2I0। ठीक, अच्छा, अब ये आ गया है, तो अब हमें फाइंड आउट करना है आई पी बटे आई मैक्सिमम। आई पी आया है 2I0 और ये है हमारा 4I0, तो I0 से I0 कट गया 1/2, इसीलिए इसकी चॉइस हो जाएगी ए। इन अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज 1/4 ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी, द मिनिमम डिस्टेंस, इंपॉर्टेंट है ये, ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम एज माइक्रोमीटर, और ये डाटा दे रखा है। तो देखो, सबसे पहले ये समझना होगा कि अगर सेंट्रल मैक्सिमा, ये देखो इस वाले पॉइंट पर सेंट्रल मैक्सिमम बनता है, तो इस जगह पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, फिर बनेगा हमारा फर्स्ट मिनिमा, फिर बनता है हमारा फर्स्ट मैक्सिमा, है ना ये। तो देखो, इस जगह पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। मान लेता हूँ कि अगर इस फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी I0 और सेकंड वेव की इंटेंसिटी भी I0, तो यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा की जो इंटेंसिटी होगी वो 4I0 होगी, और फर्स्ट मिनिमा की इंटेंसिटी 0 होती है, और फर्स्ट मैक्सिमा की इंटेंसिटी फिर 4I0 होगी। फिर आगे चल के अगर सेकंड मिनिमा बनेगा, फिर 0 हो जाएगी। अच्छा, अब क्वेश्चन में ये कहा है कि एक ऐसे पॉइंट, द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज 1/4 ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी का 1/4 मतलब I0, मैक्सिमम इंटेंसिटी ये मैक्सिमम इंटेंसिटी, तो इसका 1/4 कितना होगा I0, तो वो कहाँ होगा, देखो यहाँ इंटेंसिटी 4I0, यहाँ 0, तो इन दोनों के बीच में भी हो सकता है एक पॉइंट जहाँ इंटेंसिटी कितनी हो 1/4 हो मैक्सिमम इंटेंसिटी की। ऐसे तो इन दोनों के बीच में भी हो सकता है 0 और 4I0, तो यहाँ पर भी तो हो सकता है ये I0, फिर आगे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है 0 4I0 और 0 के बीच में I0 कहीं ना कहीं तो होगा बीच में, 0 और 4I0 है तो लेकिन हमसे वो मिनिमम डिस्टेंस पूछा ना, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम, तो ये मिनिमम डिस्टेंस तो बेटा यही होगी बेटा, ये y, ये हमसे पूछा है पहली बात। तो इस वाले पॉइंट पर y पूछा है हमसे एक। अब इस वाले पॉइंट पे इस y को कैसे कैलकुलेट करें वो जरा समझते हैं। पहले ये बताओ, जब इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, सेंट्रल मैक्सिमम है, तो फेज डिफरेंस कितना होता है, तो यहाँ पे फेज डिफरेंस होता है आपका सेंट्रल मैक्सिमम पर 0, और फर्स्ट मिनिमा पर फेज डिफरेंस कितना होता है, वो होता है पाई। थोड़ा सा मैं दिखा दूँ आपको कि जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनते हैं, इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है जहाँ पर, वहाँ पे जो पहला फेज डिफरेंस होता है वो 0, फिर 2 पाई होता है, फिर 4 पाई, फिर 6 पाई, ये फेज डिफरेंस होता है, वो हमें पता होना चाहिए मैक्सिमा के लिए। मिनिमा के लिए देखें तो फेज डिफरेंस आपका पाई, 3 पाई, 5 पाई होता है, फर्स्ट मिनिमा, सेकंड मिनिमा, थर्ड मिनिमा। तो देखो ये फेज डिफरेंस लिखे हैं मैंने, फेज डिफरेंस ये वाला, ये भी फेज डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे फेज डिफरेंस 0 है और यहाँ पे पाई, मतलब ये I0 0 और पाई के बीच में फेज डिफरेंस रखता हुआ। एक बात और सुने आगे, अब करना क्या है, तो देखो इस जगह पे ये दोनों वेव P0 पर सुपर इम्पोज करेंगी, यहाँ से एक वेव निकालें और P पॉइंट मिला लें, और एक वेव यहाँ से निकलेंगी, ये सुपर इम्पोज करा लें। अब इसमें दोनों कंडीशन वैलिड हैं। देखो यहाँ पे कैपिटल D 1 मीटर दे रखा है,
स्मॉल डी 1 मिलीमीटर दे रखा है, तो कैपिटल डी, ये फर्स्ट अजम्पशन है आपका यहाँ पे कि कैपिटल डी बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू स्मॉल डी। इस अजम्पशन का क्या मतलब होता है? इस अजम्पशन का मतलब होता है कि ये डी बहुत छोटा है और कैपिटल डी बहुत बड़ा है। ये स्मॉल डी होता है और ये कैपिटल डी बहुत बड़ा है। तो सोचो ये सारी रेज आपस में पैरेलल हो जाएंगी, कुछ ऐसे हो जाएगा। देखो अगर ये बहुत छोटा हो, ये बड़ा बना दिया मैंने कभी, ये ऐसे दिखाई देंगे बेटा पैरेलल, और ये वाली सेंटर वाली भी पैरेलल दिखेगी। इसका मतलब ये होता है, खुद सोचना, जब ये डी बहुत छोटा हो जाए और कैपिटल डी बहुत बड़ा हो जाए तो इस अजम्पशन का मतलब होता है ये। और इस अजम्पशन से ये है कि अगर ये थीटा बना रहा है तो ये भी थीटा होगा और यहाँ पर भी थीटा होगा। हॉरिजॉन्टल से थीटा बनाएंगे, यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ना ऐसे, तो ये थीटा, ये 90 माइनस के थीटा, ये 90, तो ये वाला थीटा आ जाता है। और इसको हम बोलते हैं पाथ डिफरेंस। इस वाले को, इसको हम बोलते हैं पाथ डिफरेंस। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, बनाते ऐसे हैं, और इसको हम बोल देते हैं दिस इज़ अ पाथ डिफरेंस, डेल्टा एक्स। और डेल्टा एक्स निकालते हैं और ये थीटा है और ये 90 डिग्री है, तो ये निकालते हैं तो आपका साइन थीटा ये आता है पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स बटे डी। तो डेल्टा एक्स बराबर आ जाता है डी साइन थीटा। ये इस अजम्पशन में है बेटा, ये अजम्पशन कंसीडर कर लोगे तब आएगा। एंड देखो यहाँ से एक लाइन आएंगे, ये भी पैरेलल हो गया ऐसे, इसे ये लाइन आई, ये भी पैरेलल होगी और ये भी थीटा एंगल बनाएगा यहाँ पे, है ना। अगर थीटा है, ये भी थीटा है, जो यहाँ थीटा है वही थीटा यहाँ है। तो इस ट्राइंगल में जब लगाएंगे हम, इस वाले ट्राइंगल में, तो परपेंडिकुलर हो गया टेन थीटा लगा रहा हूँ, परपेंडिकुलर हो गया वाई और बेस हो गया डी, तो वाई अपॉन कैपिटल डी। ये केवल एक सिंगल अजम्पशन में है इस वाले में। अगर इसमें सेकंड अजम्पशन भी देखें, देखो क्या लैम्डा बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू डी, तो देखो है लैम्डा 600 नैनोमीटर है और डी 1 मिलीमीटर है, तो लैम्डा बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू स्मॉल डी। इस वाले केस में थीटा बहुत छोटा हो जाता है, थीटा इज़ वेरी स्मॉल। तो थीटा कैसे स्मॉल हो जाएगा? तो देखो साइन थीटा, ये जो आ रहा है ना पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स बराबर कितना, डी साइन थीटा। अगर मैक्सिमा की बात करें तो मैक्सिमा के लिए जो पाथ डिफरेंस होता है वो एन लैम्डा होता है, डी साइन थीटा। यहाँ से साइन थीटा देखें तो एन लैम्डा बाई स्मॉल डी। सोचो अब अगर ये कंडीशन है कि लैम्डा बहुत छोटा है, लैम्डा छोटा है और डी बड़ा है, तो थीटा बहुत छोटा है तो थीटा स्मॉल आएगा इस वाली कंडीशन से। सोच के देखो इस कंडीशन को, तो थीटा स्मॉल आएगा। और थीटा अगर स्मॉल आ जाता है तो साइन थीटा टेन थीटा, थीटा क्या होता है बराबर हो जाता है, थीटा रेडियन में होना चाहिए, ठीक है। साइन थीटा को बराबर रखो यहाँ डेल्टा एक्स बटे स्मॉल डी, और टेन थीटा को बराबर लिखो तो वाई अपॉन स्मॉल डी कैपिटल डी। तो यहाँ से वाई निकालते हैं तो हमारा आता है, गलत कर दिया क्या, डेल्टा एक्स बाई डी और वाई बराबर आ गया इतना। तो यहाँ से पाथ डिफरेंस आता है, पाथ डिफरेंस आता है कितना, वाई स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। ये हमें डायरेक्टली याद होना चाहिए इन दोनों अजम्पशन में। अगर हमें ये डायरेक्टली पता होता तो इतना समय बर्बाद नहीं करते हम, बहुत फास्ट हो जाता है ये, है ना। मैं बस डिटेल में बता रहा हूँ आपको। ये अगर आपको ये दोनों अजम्पशन हो तो आपको डायरेक्टली ये याद होना चाहिए, डायरेक्टली ये याद होना चाहिए, ये सब पता होना चाहिए आपको। तो 1 सेकंड लगता है इतना करने में, ठीक है। आगे स्टेप क्या है? आगे स्टेप है हमें निकालना तो वाई है, तो वाई के लिए क्या करें भाई, वाई के लिए क्या करें? सबसे पहले देखो इस जगह पे इंटेंसिटी कितनी है, पी पॉइंट पर इंटेंसिटी, नेट इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी पर जो नेट इंटेंसिटी है वो है आई नॉट। आई नॉट जब आई और आई नॉट बराबर होते हैं तो जो नेट इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है आई नेट, ये होता है आपका 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर 5/2। 5 इज अ फेज डिफरेंस, 5 इज अ फेज डिफरेंस, 5 इज अ फेज डिफरेंस। अगर आपका आई नेट, क्योंकि यहाँ पे ये मैक्सिमम नहीं है, मिनिमा नहीं कोई, बस बीच में ऐसे कोई पॉइंट है, मैक्सिमा यहाँ था, मिनिमा यहाँ था, तो इसीलिए ये फॉर्मूला होता है बेटा, है ना, आई नेट का। अब आई नेट दे रखा है यहाँ पे आई नॉट, तो आई नॉट लिख लो, तो 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर 5/2, तो आई से कट गया, कॉस स्क्वायर 5/2 इज इक्वल टू, ये 1/4 आएगा, तो 1/4, तो यहाँ से कॉस 5/2 की जो वैल्यू आई, ये आई प्लस माइनस के 1/2, प्लस माइनस के 2। अब देखो कॉस का ये ग्राफ हम सबको आता हुआ कि कॉस का ग्राफ यहाँ से शुरू होता है ऐसे, इस तरह से कॉस का ग्राफ होता है। ये मैक्सिमम वैल्यू होती है इसकी +1 और ये इसकी वैल्यू होती है -1। यहाँ पर 90 डिग्री होता है, यहाँ 180, यहाँ 270 और यहाँ 360 डिग्री ऐसे होता है।
ये मैक +1 वैल्यू है और ये -1 वैल्यू है, लेकिन हमें चाहिए तो प्लस के 1/2, तो यहाँ से ऐसे एक लाइन खींच लो ऐसे, और एक यहाँ से खींच लो ऐसे। देखो इस वाले पॉइंट पर तो प्लस के 1/2 है और इस वाले पॉइंट पर माइनस के 1/2 है। तो आपकी एक तो प्लस के 1/2 यहाँ पे आ रही है, मतलब कितने की वैल्यू होती है भाई प्लस के 1/2? 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब π/3। तो cos π/2 की एक जनरल वैल्यू प्लस के 1/2 देखेंगे तो π/3 आएगी। दूसरी जनरल वैल्यू देखो माइनस के 1/2 यहाँ आ रही है, जनरल वैल्यू निकालनी है माइनस के 1/2। अब माइनस के 1/2 है और कॉस किस में नेगेटिव होता है, कॉस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, एक तो सेकंड में और एक फोर्थ में कॉस नेगेटिव होता है, यहाँ और यहाँ नेगेटिव होता है, नहीं कॉस नेगेटिव होता है इसमें कॉस नेगेटिव होता है। तो इसमें वैल्यू लिखें कॉस ही चेंज ना हो तो पाई माइनस अल्फ़ा है ना, और अल्फ़ा इसको मान लेते हैं हम। तो ये आपका पाई माइनस, देखो यहाँ पर पाई है ना 180 और ये 60 डिग्री की वैल्यू है, तो पाई माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा कितना हो गया π/3, तो ये आ गया आपका 2π/3 है ना। तो ये एक तो हो जाएगा आपका 2π/3 की वैल्यू। cos 120 की वैल्यू आपको याद हो माइनस के 1/2 होती है, लेकिन यहाँ से अगर हम ये cos की वैल्यू आ गई, cos जनरल वैल्यू, तो यहाँ से cos हटा देंगे तो यहाँ से 5/2 की वैल्यू आएगी वो π/3 आएगी और एक 2π/3 आएगी। तो यहाँ से 5 किलो निकालेंगे तो एक 2π/3 आएगी और एक 4π/3 आएगी। अब देखो ये वाली वैल्यू तो हमें चाहिए किसकी वैल्यू के बीच में फेज डिफरेंस, 0 और पाई के बीच में। भाई ये वाला जो पॉइंट है वो 0 और पाई के बीच में तो फेज डिफरेंस रखता है। अगर यहाँ पे होता तो हमें चाहिए होता पाई और 2π के बीच में, है ना। अगर यहाँ आई नॉट मानते तो ये इसके बीच में है, तो इसीलिए 0 और पाई के बीच में चाहिए। तो 0 और 180 के बीच में जे 120 है, तो ये वाली नहीं चाहिए, ये वाली वैल्यू चाहिए। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब फेज डिफरेंस का फॉर्मूला लगा लो, 2π/λ इंटू पार्ट डिफरेंस। ऐसे फेज डिफरेंस हमें रखा है कितना, 2π/3 बराबर 2π/λ और पार्ट डिफरेंस दे रखा है ये रहा वाई स्मॉल डी बटे कैपिटल डी। तो 2π से 2π कटेगा, यहाँ से y निकालना है तो लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 3d ये आ गया। इसको सॉल्व करना है, बस केवल कैलकुलेशन है। पेपर ढूंढ लूँ एक, बस आपको यहाँ गुणा भाग करना है। तो y बराबर बताओ आपका लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 600 नैनोमीटर है, तो 600 इंटू 10 की पावर -9। कैपिटल डी 1 मीटर है, स्मॉल डी 1 इंटू 10 की पावर -3 है ना, और इंटू नीचे 3 भी है, 3 से कट गए 200 बार, और ये जो ऊपर जाएगा तो 200 10 की पावर -6 हो जाएगा, इतने मीटर, तो 200 माइक्रोमीटर आ गया। इसीलिए यहाँ पे हमने 200 माइक्रोमीटर रखा। अब बच्चे कहते सर इतना बड़ा सर कैसे सोचेंगे। एक्चुअल में आपको जब ये दोनों जंक्शन हो, ये रिजल्ट याद होना चाहिए। एक जंक्शन हो तो ये लगाइए, दोनों जंक्शन हो तो ये लगाइए, और एक अगर इन दोनों से कोई सा जंक्शन नहीं होता, एक रियल सिचुएशन होती है, 3 होती हैं बेटा टोटल मिला के, नहीं रियल वाली नहीं बताई मैंने भी। फिर ये वाली बात समझ में आनी चाहिए। अगर आपको ये वाला थोड़ा सा समय कम खर्च करते तो ये फटाफट निकल आता 200 माइक्रोमीटर। करंट मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम ऑफ इंटेंसिटीज I and 4I सुपरइम्पोज्ड द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबल इंटेंसिटीज इन द रिजल्टिंग बीम इज xi, द वैल्यू ऑफ xh। सोल्यूशन देखो, फर्स्ट वेव जो करंट सोर्स है उसकी इंटेंसिटी I1 बराबर I और I2 इज इक्वल टू 4I ना I है। ये दोनों सुपर इम्पोज हो रहे हैं और मैक्सिमम इंटेंसिटी निकालना है बेटा। इसका फॉर्मूला होता है I1 प्लस I2 प्लस 2√I1I2। चाहो तो इसे आप ऐसे ले सकते हो, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, लेकिन इससे ही आसान होगा। इसमें वैल्यू पुट करो तो इसमें I 4I प्लस 2 √I इंटू 4I। तो देखो ये तो 5I हो गया ये वाला, और ये 2I स्क्वायर हो जाएगा, तो रूट लेंगे तो 4I हो जाएगा, तो ये 9I हो गया। ऐसे ही मिनिमम इंटेंसिटी निकाल लो, सेम फॉर्मूला होता है, बस माइनस साइन आ जाता है बीच में यहाँ, I1I2 माइनस 2√I1I2। आप सोच के देखो, अगर वैल्यू पुट करोगे इसमें सारी, तो ये वाली वैल्यू तो 5I हो गई,
ये वाली वैल्यू, बस साइन तो बदला है तो ऐसे लिख लो ना। और ये वाली वैल्यू -4i, तो -4i, तो ये i हो जाएगा। अब दोनों का डिफरेंस कह रहे हैं तो i मैक्सिमम माइनस i मिनिमम 9i माइनस i, तो ये हो गया आपका 8i। और ये डिफरेंस हमें दे रखा है xi, तो xi लिख लो इसे, और i से i कट गया, तो x की वैल्यू पूछ रहा हमसे 8, तो इंटीजर टाइप है तो यहाँ 8 भर देंगे हम। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट विद लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम, द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स 0.3 millimeter and the screen is at 200 centimeter from the slit. The central maximum is at x बराबर 0 centimeter. The value of x for the third maxima is millimeter. ठीक, देखो ऐसे क्वेश्चन डायग्राम बनाना चाहो तो आप डायग्राम बना सकते हो छोटा सा एक। ये जो सेंट्रल मैक्सिमा है यहाँ पे तो x बराबर 0 है, और ये दे रखी है आपको स्मॉल d, और ये कैपिटल D है, और लैम्डा यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर बना मान लो थर्ड मैक्सिमा, और ये वाली सेपरेशन हमसे पूछ रहा है x कितनी होगी। ठीक, ऐसे है। तो देखो अगर कैपिटल D स्मॉल d से बड़ा हो, जो कि है, क्योंकि कैपिटल D रखा है 200 सेंटीमीटर और स्मॉल d रखा है 0.3 मिलीमीटर, तो ये कंडीशन है, ये अजम्पशन है। और लैम्डा छोटा हो स्मॉल d से, वो भी है, 5000 एंगस्ट्रॉम है और ये 0.3 मिलीमीटर है। ये दोनों अजम्पशन है इसमें। जब ये दोनों अजम्पशन होते हैं तब इस x की जो वैल्यू होती है x n लिख देता हूँ, n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, ये याद होना चाहिए। इंटरफेरेंस में है ये, जब इंटरफेरेंस हो रहा होता। और xn का नाम क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल मैक्सिमा एंड nth मैक्सिमा, ये। और n की वैल्यू लिख लेते हैं, 0 से शुरू होती है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये सेंट्रल मैक्सिमा के लिए होती है, फर्स्ट मैक्सिमा के लिए 1, सेकंड मैक्सिमा के लिए 2, थर्ड मैक्सिमा के लिए 3, और फोर्थ मैक्सिमा के लिए 4, और n में मैक्सिमा के लिए n। हमें थर्ड मैक्सिमा चाहिए तो n की वैल्यू हमें 3 यूज़ कर लेनी चाहिए। तो x3 इज इक्वल टू 3 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। ये ध्यान रखना, इसमें 2 अजम्पशन यूज़ हो रहे हैं, ये तब लगता है बेटा। और ये जब अजम्पशन होता है ना तो थीटा भी स्मॉल होता है इसमें। ठीक है, तो 3 लैम्डा की वैल्यू पुट कर लो, कितनी है लैम्डा आपका 5000 एंगस्ट्रॉम, तो एंगस्ट्रॉम को उसे मीटर में बदल देता हूँ, 10 की पावर -10। कैपिटल D 200 सेंटीमीटर है, इसे भी मीटर में चेंज कर लो, 10 की पावर -2। स्मॉल d 0.3 मिलीमीटर, इसे भी मीटर में बदल देते हैं तो -3। इस पॉइंट को हटाओ तो यहाँ 0 कर लो, 3 से ये 10 बार कट गया। अब सोचो 1 0 2 3 4 5 6 0 तो ये हो गई, और 3 ये ऊपर आएगा तो 6 और 3 9 0 हो जाएंगे, प्लस के 3 है ना, -3 तो ऊपर जाएगा तो प्लस के 3 हो जाएंगे, 9 हो गई, और ये 12 हो गई, और ये 10 हो गया, ये और ये 10 हो गया पहले तो, और 10 की पावर ये -12 और 6 और 3 9 प्लस के 9, तो 10 इंटू 10 की पावर -3, ये x3 आया। इसे आप x3 कह सकते हो, इसी को उसने x कहा है। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 10, ये मीटर में आया तो ये पूरे को लिख सकते हैं मिलीमीटर, तो 10 मिलीमीटर। तो x की वैल्यू यहाँ आ जाएगी 10 मिलीमीटर। The wavelength lambda 1, lambda 2 are used in a young double slit experiment. Lambda 1 450 nanometer, 650 nanometer. The minimum order of fringe produced by lambda 2, which overlap with the fringe produced by lambda 1 is n. The value of n is। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये क्लियरली नहीं दे रखा है कि कौन सी फ्रिंजेस ओवरलैप कर रही हैं, ब्राइट फ्रिंजेस ओवरलैप कर रही हैं या डार्क फ्रिंजेस ओवरलैप कर रही हैं, ये नहीं दे रखा। इस क्वेश्चन में बोलना चाहिए था, इस क्वेश्चन का आंसर ब्राइट फ्रिंज ओवरलैप करने से आता है, इसीलिए लैम्डा 1 की ब्राइट फ्रिंज और लैम्डा 2 की ब्राइट फ्रिंज ओवरलैप कर रही हैं, ऐसा हम मान लेते हैं। मैंने एक सेटअप बना लिया यंग का, ये सेपरेशन हम जानते हैं D है, और इस पर बाइक्रोमेटिक लाइट डाल रहे हैं बेटा। बाइक्रोमेटिक लाइट मतलब जिसमें 2 वेवलेंथ की लाइट होती है, तो एक लैम्डा 1 डाली है 450 नैनोमीटर, और एक लैम्डा 2
आपकी 650 नैनोमीटर। डी दोनों के लिए सेम है, स्मॉल डी और कैपिटल डी भी दोनों की सेम है। अब यहाँ पे कौन सी फ्रिंजेस ओवरलैप कर रही हैं ब्राइट, वो पता नहीं, तो लेट कर लेते हैं बेटा कि लेट nth मैक्सिमा, मैक्सिमा मतलब ब्राइट फ्रिंज ऑफ लैम्डा 1 coincides with mth maxima of lambda 2। चाहो तो n1 n2 मान लो, मैंने nth मान लिया है, mth मान लिया है, आप चाहो तो n1 n2 भी मान सकते हो, ठीक है। अब एक बात हम जानते हैं कि सेंट्रल मैक्सिमा से जो आपका ये डिस्टेंस होती है y, सेंट्रल मैक्सिमा से मैक्सिमा तक की डिस्टेंस होती है, ये हमें पढ़ा हुआ y बराबर n लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ये डिस्टेंस ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा है ना, डिस्टेंस ऑफ मैक्सिमा फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा, ये होता है, ठीक है। तो देखो ऐसे समझ लो कि यहाँ पर लैम्डा 1 की कौन सी nth ब्राइट फ्रिंज, लैम्डा 1 की nth मैक्सिमा, और यहाँ पर ही लैम्डा 2 का mth मैक्सिमा इस जगह पर ओवरलैप कर रहे हैं, है ना। तो y सेम होगा दोनों का, y सेम होगा तो क्या लिखें भाई, n लैम्डा 1, तो क्या nth मैक्सिमा है लैम्डा 1 का, और कैपिटल डी स्मॉल डी तो कॉमन है, एक जैसे हैं दोनों के लिए, और m लैम्डा 2 कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ये सब कट गया। यहाँ से हम n बाई m निकालें, n बाई m, तो n बाई m कर रहे हैं तो लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1, लैम्डा 2 650 नैनो है और ये 450 है, 0 से 0 कट गया। अब 5 से काट सकते हैं इसे, ये 13 आएगा और ये 9 आएगा। तो देखो अब हमें किसकी निकालना है, ये इंपॉर्टेंट है, लैम्डा 2 की कौन सी फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज लैम्डा 1 की ब्राइट फ्रिंज से ओवरलैप कर रही है। लैम्डा 2 की पूछ रहा है, किसकी पूछ रहा है, लैम्डा 2 की। तो लैम्डा 2 की तो हमने m मानी है ना, तो m है देखो कौन सी 9, और ये और कट नहीं सकता है ना, तो ये सबसे मिनिमम हो गया। इसमें जो मिनिमम वर्ड यूज़ करा है ना, तो 13/9 मिनिमम। अगर हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे 13/9 इंटू 2 तो ये सेकंड हो जाएगा। 26 m का 18 और लैम्डा 1 का 26 ब्राइट फ्रिंज ओवरलैप करेगी। और इस जगह पे सबसे मिनिमम देखें तो लैम्डा 1 की 13 और लैम्डा 2 की 9th ब्राइट फ्रिंज ओवरलैप करेगी। तो हमें लैम्डा 2 की कौन सी ब्राइट फ्रिंज लैम्डा 1 की ब्राइट फ्रिंज से ओवरलैप कर रही है, तो लैम्डा 2 की पूछ रहा है। लैम्डा 2 की हमने mth मानी है, तो 9 ब्राइट फ्रिंज, लैम्डा 2 की 9 ब्राइट फ्रिंज लैम्डा 1 की 13 ब्राइट फ्रिंज के साथ ओवरलैप कर रही है, तो इसलिए आंसर आपका 9 होगा। तो 9 भर देंगे इसमें। ऑफ वन ऑफ द 2 slits in young double slit experiment is 4 times that of the other slit. The ratio of maximum minimum intensity in the interference pattern is। तो देखो ये मैं फिगर बना लिया, यहाँ ये स्लिट S1 है और ये स्लिट S2 है। ये स्लिट आपकी ऐसी होती है रेक्टेंगल शेप की, है ना, ऐसे। इसकी जो विड्थ है अगर W है तो इसकी विड्थ 4W है, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। तो इसकी विड्थ W1 हम 4W कंसिडर कर लेते हैं और W2 आपकी W। अब यहाँ से एक बीम निकलेगी इसकी इंटेंसिटी और एक यहाँ से वेव निकलेगी उसकी इंटेंसिटी, इंटरफेरिंग बीम की इंटेंसिटी। ये जो इंटेंसिटी होती है ये I1 और ये I2। तो इंटरफेरिंग बीम की जो इंटेंसिटी है वो विड्थ ऑफ स्लिट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो I प्रोपोर्शनल टू विड्थ ऑफ स्लिट, और इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो I प्रोपोर्शनल टू ऐसे, है ना। जब कुछ ना दे रखा हो क्वेश्चन में तो यही कंसिडर करना चाहिए हमेशा। चलिए ठीक है, तो अब इसमें करें I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, W1 अपॉन W2। W1 है 4W और ये है आपका W, W से W कैंसिल, देन I1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ I2। अब मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो पूछ रहा है,
अब मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है आपकी I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट के अंदर I1 I2, और मिनिमम इंटेंसिटी होती है I1 प्लस I2 माइनस के 2 रूट I1 I2। आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई I1 माइनस I2 रूट I2 का होल स्क्वायर, ऐसे। क्योंकि इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो आप यही आएगा, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो आप ये आएगा। वैल्यू पुट कर दो, I1 की वैल्यू 4I2 रूट 4I2 प्लस I2 ओवर रूट 4I2 माइनस I2 इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, तो पूरे का स्क्वायर कर लें। देखो इसका लिखेंगे तो 2 रूट I2 प्लस I2 डिवाइडेड बाई 2 रूट I2 माइनस I2 इस पूरे का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा 3 रूट I2 और ये हो जाएगा रूट I2 इस पूरे का होल स्क्वायर। इससे कैंसिल हो जाएगा तो 9:1 आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा 9:1। ए चॉइस इज करेक्ट। Young double slit experiment, the width of the one of the slits is 3 times of other slit. The amplitude of the light coming from slit is proportional to the slit width. Find the ratio of maximum or minimum intensity in the interference pattern H. तो देखो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन है सोल्यूशन कि एक स्लिट की विड्थ इक्वल है 3 टाइम्स ऑफ दूसरी स्लिट की विड्थ के। एक तो क्वेश्चन में ये गिवन है, यहाँ पे ये विड्थ ऑफ स्लिट है, विड्थ ऑफ स्लिट। और दूसरा पॉइंट गिवन है कि जो एम्पलीट्यूड ऑफ द लाइट है कमिंग फ्रॉम द स्लिट इज प्रोपोर्शनल टू द स्लिट विड्थ। स्लिट विड्थ के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। ये सेंटेंस भी हमें यहाँ पर गिवन है। मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए रेशियो पूछा है। जब दो वेव सुपरइम्पोज होंगी, जैसे बना देता हूँ, ये स्क्रीन है आपकी, तो इसमें इसकी विड्थ W1 है और इसकी विड्थ W2 है। तो एक लाइट निकली है यहाँ से, एक लाइट यहाँ से निकली है। इसका एम्पलीट्यूड A1 है और एम्पलीट्यूड A2 है। इंटेंसिटी I1 मान लें फर्स्ट वेव की और सेकेंड वेव की इंटेंसिटी I2। अब इन दोनों के सुपरइम्पोज होने से कुछ पॉइंट पर इंटेंसिटी मैक्सिमम और कुछ पॉइंट पर इंटेंसिटी मिनिमम होगी। उसकी इंटेंसिटी का रेशियो पूछा है हमसे, I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम हमसे फाइंड आउट करने के कहा है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात जानते हो क्या है? क्योंकि हमने जो पीछे पढ़ा हुआ है, ये हमने एक पढ़ा होता है ये आर्टिकल कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये जो इंटरफेरेंस बीम ऑफ लाइट होती है, इनकी जो इंटेंसिटी होती है ये विड्थ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगती है। एक तो हमने ये पढ़ा है, और दूसरा इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के साथ स्क्वायर के साथ ऐसा रिलेशन होता है। इन तीनों को एक साथ लिखें तो ऐसा लगता है, ये ऐसा होता है। तो यहाँ पे रिलेशन देखो, विड्थ ऑफ स्लिट और एम्पलीट्यूड के साथ कैसा रिलेशन है। विड्थ ऑफ द स्लिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। जब कुछ भी मेंशन ना हो तब हमें ये यूज़ करते हैं और यही रियलिटी है ना, ये वाली। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ पर हमें दे रखा है कि एम्पलीट्यूड ऑफ द लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ ऑफ स्लिट। जब कुछ भी मेंशन नहीं होता है तो ये यूज़ करेंगे, और क्वेश्चन में ये गिवन है तो फिर इसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन करेंगे। इस बात पर ध्यान रखिए, ठीक है। एक बात तो यहाँ पर जाएं तो एम्पलीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी और इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो कुछ इस तरह से रिलेशन बना आपका, इसके साथ ऐसा रिलेशन है, और यहाँ से अगर हम ए का रिलेशन निकालेंगे ना तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी आएगा रूट के साथ। तो कुछ इस तरह से रिलेशन बन जाएगा, ए प्रोपोर्शनल टू W प्रोपोर्शनल टू रूट I, ऐसे। ठीक है भाई, पर इतना सोचना ही नहीं है, इसके अकॉर्डिंग चले जाओ। तो A1 अपॉन A2 निकाल लो,
इक्वल टू W1 अपॉन W2। W1 3W2 दे रखा है अपॉन W2, इससे कट गया तो A1 इज इक्वल टू 3A2। एक तो रिलेशन ये बना। I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम लिखें बराबर के A मैक्सिमम जो नेट एम्पलीट्यूड आता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू, दोनों के सुपरइम्पोज, फर्स्ट वेव सेकंड वेव के सुपरइम्पोज करने से जो नेट एम्पलीट्यूड आएगा उसका मैक्सिमम वैल्यू का स्क्वायर अपॉन के ए मिनिमम का स्क्वायर, इससे कट गया। ए मैक्सिमम वैल्यू होती है A1 प्लस A2 और इसकी वैल्यू होती है A1 माइनस A2, दोनों का स्क्वायर है इसलिए दोनों का स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया। देखो अगर हम फर्स्ट वेव का इंटेंसिटी लिखेंगे तो फर्स्ट वेव के एम्पलीट्यूड के साथ डायरेक्ट रिलेशन रखेंगे, सेकंड वेव की इंटेंसिटी लिखेंगे तो सेकंड वेव के एम्पलीट्यूड के साथ डायरेक्ट रिलेशन लिखेंगे। आई नेट लिखेंगे इन दोनों के सुपरपोजिशन से जो रिजल्टेंट वेव बनती है उसकी इंटेंसिटी नेट इंटेंसिटी लिखें तो ये प्रोपोर्शनल टू ए नेट का स्क्वायर होता है। अब जो ए नेट होता है हमारा ये होता है रूट के अंदर पहले वेव का एम्पलीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे वेव का एम्पलीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। ये अगर आप मैक्सिमम इंटेंसिटी लिखोगे ये आई नेट की मैक्सिमम वैल्यू तो प्रोपोर्शनल टू ए नेट की मैक्सिमम वैल्यू का स्क्वायर। अगर आप मिनिमम इंटेंसिटी लिखोगे तो प्रोपोर्शनल टू ए नेट की मिनिमम इंटेंसिटी का होल स्क्वायर। अब ए मैक्स निकालें, इसका नेट इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालें तो cos पाई की सबसे बड़ी वैल्यू +1, अगर यहाँ +1 रखते हैं तो ये A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, रूट से हट जाएगा स्क्वायर तो A1 प्लस A2 आएगा। और मिनिमम वैल्यू निकालें A मिनिमम तो cos पाई की सबसे छोटी वैल्यू -1 और -1 रखेंगे तो A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर होगा और होल स्क्वायर से रूट हटेगा तो A1 माइनस A2 आएगा। फिर इस वाले रिलेशन से मैंने ऐसा कर दिया। अब क्या है यहाँ पे बस वैल्यू कैलकुलेट करनी है, बस खत्म। आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम इक्वल टू A1 की वैल्यू 3A2 प्लस A2 और इसकी वैल्यू 3A2 माइनस A2 पूरे का और स्क्वायर, तो ऊपर हो जाएगा 4A2 का स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 2A2 का स्क्वायर। 2A2 ये A2 इसका होल स्क्वायर, A2 से A2 कट गया, 2 से कट गया 2 बार तो ये आ गया 4:1। तो बी चॉइस इज करेक्ट। अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट shown in figure when light of wavelength 400 nanometer is used, dark fringe is observed at P. If capital D 0.2 meter, the minimum distance between the slit S1 and S2 is millimeters। और ये फिगर दे रखा है। तो सबसे पहले इस वाली वेव, एक वेव ये हो गई, ये पाथ हो गया इस वेव का, और दूसरी वेव हो गई ये वाली। इन दोनों वेव के बिटवीन P पॉइंट पर कितना पाथ डिफरेंस है वो देख लेते हैं। तो पाथ डिफरेंस यहाँ से ले लेता हूँ। पाथ डिफरेंस देखें एट पॉइंट P पर, तो देखो इस वाली वेव का पाथ है ये ऐसे, फर्स्ट वेव मान लें इसको, तो ये पाथ बड़ा दिख रहा है SS1 प्लस S1P, ये फर्स्ट वेव का पाथ हो गया। और सेकंड वेव का पाथ ये है, तो ये हो गया आपका कितना माइनस SS2 प्लस S2P, ये सेकंड वेव का पाथ हो गया। और इन दोनों पाथ में डिफरेंस निकाला मैंने, पाथ डिफरेंस। अब ये कैपिटल D रखा है और ये स्मॉल d, तो ज्योमेट्री से ये कितना होना चाहिए सोच के बताइए। पाथ होगा थ्योरम लगा लो, कैपिटल D स्मॉल d, तो ये हो गया कैपिटल D प्लस स्मॉल d का स्क्वायर। ऐसे ये वाला कैपिटल D प्लस स्मॉल d का स्क्वायर, तो ये वाला टोटल पाथ हो गया। अगर इन दोनों को ऐड कर लें, ये SS1 और S1P इक्वल है, दिख रहे हैं SS1 और S1P इक्वल हैं, तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा रूट के अंदर d स्क्वायर प्लस स्मॉल d स्क्वायर माइनस ये भी इक्वल है SS2 और S2P कैपिटल D के बराबर हैं, और ये बराबर था रूट के अंदर कैपिटल D स्क्वायर प्लस स्मॉल d स्क्वायर, तो ये भी 2d हो जाएगा बेटा। 2 कॉमन ले सकते हो यहाँ से और इसे ले सकते हो कैपिटल D प्लस स्मॉल d का स्क्वायर
पावर 1/2 और माइनस का कैपिटल डी, ये बड़ा ब्रैकेट लगा लो, 2 कॉमन ले लिया, ये पार्ट डिफरेंस है। तो देखो हमें स्मॉल डी की मिनिमम वैल्यू चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स S1 S2, तो स्मॉल डी की मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो पार्ट डिफरेंस भी कैसा लेना चाहिए, छोटा। डार्क फ्रिंज बन रही है पक्का है, लेकिन कौन सी डार्क फ्रिंज बन रही है ये तो नहीं बताया ना, फर्स्ट डार्क फ्रिंज बन रही है, सेकंड डार्क फ्रिंज बन रही है, ये बताया नहीं, बट एक वर्ड यूज़ किया मिनिमम डिस्टेंस। तो देखो स्मॉल डी की वैल्यू मिनिमम तब होगी जब पार्ट डिफरेंस भी छोटा होगा। तो सबसे पार्ट डिफरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो पार्ट डिफरेंस होता है वो λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2 ये होता है। और जनरल पार्ट डिफरेंस जो होता है वो Δx बराबर 2n-1 λ/2 होता है। हियर n की वैल्यू 1 से शुरुआत करते हैं, 1 2 3 4, n बराबर 1 रखिए λ/2 आएगा, 2 रखिए 3 λ/2 आएगा। कुछ बच्चे +1 करते हैं, वो 0 से शुरुआत करते हैं n की वैल्यू, फिर ठीक है, फिर भी λ/2 आएगा। तो देखो सबसे पार्ट डिफरेंस सबसे छोटा λ/2 है, इसीलिए d की छोटी वैल्यू आएगी। लेकिन अगर 3 λ/2 यूज़ कर लेंगे तो d की थोड़ी सी बड़ी वैल्यू आएगी। चाहिए मैं मिनिमम डिस्टेंस, इसीलिए यहाँ पे λ/2 यूज़ करेंगे। तो ये पक्का है कि इस जगह पे जो पार्ट डिफरेंस है वो λ/2 यूज़ करना चाहिए। थोड़ा सा पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, ये भी पक्का है कि यहाँ पर कैपिटल D डिस्टेंस बड़ी है स्मॉल d से। क्यों? क्योंकि बेटा कैपिटल D मीटर में रखिए, और देखो स्मॉल d पूछा है लेकिन उसने चॉइस में दे रखा है यहाँ पे मिलीमीटर। जब कैपिटल D मीटर में है और ये स्मॉल d की वैल्यू मिलीमीटर में पूछा है तो कैपिटल D ही बड़ा होगा स्मॉल d से। तो इस वाले केस में हम क्या करते हैं, ये 2 है और इस वाले में से कैपिटल D कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेंगे तो ये रूट लगा हुआ है 1/2 पावर है इसकी, तो बाहर लेके आएंगे तो स्मॉल d बाहर आएगा। 1 प्लस लिया कॉमन d² है, d² कॉमन लिया है तो d² कॉमन लेंगे तो d आएगा यहाँ 1 प्लस d² बटे कैपिटल D² और पावर 1/2 है ना, और माइनस का d। इस पूरे में से भी कैपिटल D कॉमन ले सकते हो, तो 2 कैपिटल D कॉमन ले लिया, 1 प्लस स्मॉल d² अपॉन कैपिटल D² और पावर 1/2 माइनस 1। अब इस जगह पर ये कंडीशन है, दैट मीन्स 1 बड़ा है किससे, स्मॉल d बटे कैपिटल D से। तो 1 बड़ा है तो इसमें आप बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हो, 1 प्लस x की पावर n होती थी ना, और 1 बड़ा हो x से तो 1 प्लस इस n का मल्टीप्लाई इस x में हो जाता है nx। ये बाइनोमियल थ्योरम यूज़ कर रहा हूँ, तो बिल्कुल ये कर सकते हैं 2d बड़ा ब्रैकेट 1 प्लस 1/2 स्मॉल d² बटे कैपिटल D² और ये -1, इस 1 से ये 1 कैंसिल, 2d का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ ये रह जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और d से d भी कट जाएगा, तो यहाँ d² बटे कैपिटल D रह जाएगा। और ये जो पार्ट डिफरेंस आ रहा है Δx, इसकी वैल्यू है λ/2, तो इस जगह पर λ/2 लिख दीजिए, d² बटे कैपिटल D। यहाँ से d² निकल के आएगा आपका लैम्डा कैपिटल D और बाई 2, बस इसकी वैल्यू पुट कर लीजिए, d निकाल लीजिए। लैम्डा की वैल्यू कितनी रखी है, 400 नैनोमीटर, तो माइनस के 9 मीटर कर लिया, नैनोमीटर है तो मीटर में चेंज कर लिया। कैपिटल D है 0.2 मीटर और डिवाइड बाई 2, 2 से d कटा 0.1, तो 0.1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 40 हो जाएगा और 10 की पावर -9। एक पावर ए 0 को भी इसमें ले आए तो 10 की पावर -8 होगा, ये d² हो गया। तो d इक्वल टू आ गया 2 × 10 की पावर -4 मीटर। लेकिन अगर मिलीमीटर में पूछा है तो 0.2 मिलीमीटर हो जाएगा बेटा, 0.2 × 10 की पावर -3 मीटर, तो इसे लिख सकते हैं मिलीमीटर। तो स्मॉल d जो आया वो 0.2 मिलीमीटर आया। लेकिन ये क्वेश्चन कैसा है पता है आपको, इंटीजर टाइप, इसमें यहाँ पर 0.2 मिलीमीटर मत छुड़ लेके आना, नहीं गलत हो जाएगा क्योंकि इंटीजर टाइप है बेटा। तो ये तो फ्रैक्शन में हो गया, तो इसीलिए इसका इंटीजर राउंड अप करोगे, इंटीजर लिखोगे तो क्या लिख सकते हो बताओ सोच के, 0 आएगा। आपका आंसर यही होगा एक्यूरेट, 0.2 मिलीमीटर।
बट इंटीजर टाइप है इसीलिए 0 मिलीमीटर लिखना चाहिए। 0.2 को राउंड ऑफ करके इंटीजर बनाओ, 0 ही आएगा, इससे ज़्यादा कुछ आ नहीं सकता, तो 0 मिलीमीटर लिखना चाहिए। लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर is used in young double slit experiment. An interference pattern is obtained on a screen when one of the slit is covered with the very thin glass plate, refractive index 1.5. The central maximum is shifted to the position of previously occupied by fourth bright fringe. The thickness of the glass plate is माइक्रोमीटर में पूछा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सोल्यूशन मान लेते हैं कि अभी हमने इंटरफेरेंस बीम के पाथ में कोई प्लेट नहीं रखी, दोनों लाइट वेव के बीच में कोई प्लेट नहीं रखी, थिन प्लेट नहीं रखी, तो ये S1 है और ये S2 है। ये सेपरेशन स्मॉल d मानते हैं और ये कैपिटल D। और जब कुछ नहीं बोला जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे सारी कंडीशन लेके चलते हैं कि कैपिटल D बहुत बड़ा है स्मॉल d से, और d भी लैम्डा से बहुत बड़ा है, और थीटा वेरी स्मॉल है। सारे एजम्पशन हम एज्यूम करके चलते हैं। तो इस वाले पॉइंट पर सेंट्रल मैक्सिमम बनता है क्योंकि यहाँ पर पाथ डिफरेंस 0 आता है। ऐसे अगर ये दोनों वेव यहाँ पर मीट करें तो इन दोनों वेव के बीच में पाथ डिफरेंस 0 है। O पॉइंट के लेते हैं, S1O और S2O बराबर, तो इन दोनों पहली वेव का पाथ S1O, दूसरी वेव का पाथ S2O, पाथ डिफरेंस 0। और इस जगह पर वो मान लेते हैं कि इसी जगह पर के अलग डायग्राम बना दूँ। चलो एक डायग्राम बना देता हूँ ऐसे। अभी मैंने इसमें भी ये सेंट्रल मैक्सिमा बन गया, ये S1 है, ये S2 है, ये स्मॉल d है और ये कैपिटल D है। मान लो इस जगह पर फोर्थ ब्राइट फ्रिंज बनी, फोर्थ ब्राइट फ्रिंज, फोर्थ मैक्सिमा बना, तो ये P पॉइंट है। एक वेव यहाँ पर पहुँची और एक ये वाली वेव यहाँ पर सुपर इम्पोज करी, तो ये डिस्टेंस आपकी y है, ठीक है। और ये जो आपका जनरल पाथ डिफरेंस होता है ये वाला बेटा, ये पाथ डिफरेंस हो गया इन दोनों के बीच में, दोनों वेव के बीच में। यहाँ जो पाथ डिफरेंस आएगा डेल्टा x, ये जो पाथ डिफरेंस जनरल लिखते हैं हम, ये जो डेल्टा x आएगा दैट मीन्स S2P माइनस S1P, S2P में से S1P घटा के, क्योंकि S2P का पाथ बड़ा है, S1P का पाथ छोटा है। ये आता है y स्मॉल d अपॉन कैपिटल D, दिस इज अ जनरल पाथ डिफरेंस, है ना। और फोर्थ ब्राइट फ्रिंज नहीं है यहाँ पर, तो अभी बता दूंगा। चलो इसको पहले इतना लिख लो, ठीक है। ये और ये इस कंडीशन में वैलिड होता है बेटा, ये दोनों जंक्शन है, ये कंडीशन में वैलिड होता है, ये जनरल पाथ डिफरेंस आता है, ठीक है। अब केस हमारा ये है कि अगर इन दोनों सीट के बिटवीन अगर हम यहाँ क्या रख देते हैं, एक थिन सीट रख देते हैं, तो आपका सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज जो है, जो यहाँ बन रही थी, वो इस जगह पे शिफ्ट हो जाती है, इस वाले पॉइंट पर। दैट मीन्स P पॉइंट पर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज पहुँच जाती है सीट रखने पर। ये S2 है, ये S1P है और ये थिकनेस T है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। अब सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ पर पहुँच गया, ये पहले यहाँ पे था, अब यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ पहुँच गया, दैट मीन्स यहाँ पे पहुँच गया। ये डिस्टेंस भी y है, तो ये सेंट्रल मैक्सिमा, तो डेल्टा x इफेक्टिव यहाँ पर 0 होना चाहिए, क्योंकि S1P इफेक्टिव इक्वल टू S2P। जैसे यहाँ पर पाथ डिफरेंस 0 है, ऐसे यहाँ पर पाथ डिफरेंस 0 कब होगा भाई, सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ बनाएं तो यहाँ पर पाथ डिफरेंस 0 होना चाहिए। तो उसके लिए S1P इफेक्टिव डिस्टेंस और S2P डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए। देखने में ऐसा लग रहा है कि S1P छोटा है और S2P बड़ा है, बट S1 इफेक्टिव की बात कर रहे हैं हम, सीट रखी हुई है, तो S1P इफेक्टिव निकालना आना चाहिए बेटा आपको। सोचो अगर ये यहाँ पर पार्ट डिफरेंस लिखते हैं S1P इफेक्टिव माइनस S2P, वो 0 होगा अगर ये इक्वल होंगे तो, ठीक है। तो S1P इफेक्टिव कैसे निकालें, तो बताओ S1 से P तक लाइट ने कितनी डिस्टेंस एयर में चली, ये बतानी है आपको। तो S1 से P तक डिस्टेंस चली एयर में S1P माइनस के T, इतनी डिस्टेंस उसने एयर में चली, प्लस कितनी डिस्टेंस मीडियम म्यू में चली, तो मीडियम म्यू में लाइट चलती है T डिस्टेंस। तो एक पॉइंट होता है यहाँ पे
कि अगर लाइट मीडियम म्यू में चले टी डिस्टेंस या एयर में चले म्यू टी डिस्टेंस, फेज डिफरेंस के लिए सेम बात होती है। दोबारा से रिपीट करता हूं कि अगर लाइट मीडियम म्यू में चले टी डिस्टेंस या एयर में चले म्यू टी डिस्टेंस, फेज डिफरेंस के लिए सेम बात होती है। तो यहाँ पे म्यू टी डिस्टेंस ये किस में चली उसने, एयर में। तो टोटल S1 से P तक उसने कितनी डिस्टेंस एयर में चली, S1P माइनस के टी प्लस म्यू टी, इतनी डिस्टेंस उसने एयर में चली। इसको हम ऑप्टिकल पाथ बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल पाथ, इस वाली डिस्टेंस को। तो इसको सॉल्व करते हैं तो S1P, इसमें से T कॉमन ले लें तो म्यू माइनस 1, ये S1P इफेक्टिव है बेटा। और S1 पाथ डिफरेंस 0 हुआ है तो S1P इफेक्टिव बराबर S2P के बराबर हो गया। तो S1P इफेक्टिव कितना है बेटा, S1P प्लस T म्यू माइनस 1 और S2P है, इसको धर ले आओ। तो T म्यू माइनस 1 S2P माइनस S1P, ये वाला जो पार्ट डिफरेंस आ गया वो ये आ गया भाई। S1P एयर में है और S2P भी एयर में है, तो S1P और S2P ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम है। यहीं पर फोर्थ ब्राइट फ्रिंज बन रही है बेटा। सेंट्रल मैक्सिमा फोर्थ ब्राइट फ्रिंज जो पहले बन रही थी इनिशियली, वहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा पहुँच गया है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। इसीलिए इसको लिख सकते हैं हम T म्यू माइनस 1 वाई डी अपॉन कैपिटल डी। इसको यहाँ से शिफ्ट निकालें तो y इक्वल टू कितना, कैपिटल डी स्मॉल डी म्यू माइनस 1 इंटू टी। अब आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो आपका ये फोर्थ ब्राइट फ्रिंज के लिए, देखो फोर्थ ब्राइट फ्रिंज के लिए पार्ट डिफरेंस जो होता है वो n लैम्डा होता है, 4 लैम्डा होता है, 4 लैम्डा पार्ट डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए n लैम्डा होता है। और फोर्थ ब्राइट फ्रिंज के लिए n की वैल्यू 4, तो पार्ट डिफरेंस 4 लिखेंगे तो यहाँ पर 4 लैम्डा लिख दें, तो यहाँ से y की वैल्यू आएगी 4 लैम्डा कैपिटल डी स्मॉल डी, ये वाले। इसको सॉल्व करोगे तो आप, तो यहाँ पर y की वैल्यू है 4 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी इक्वल टू कैपिटल डी स्मॉल डी म्यू माइनस 1 इंटू टी। इतना नहीं करना होता है, समझाने के लिए किया है। अगर आपको थोड़ा सा कंट्रोल होता है तो फास्ट कर सकते हो इसको आप। इससे कट गया, यहाँ से हमसे t पूछा है शायद, हाँ t इक्वल टू आ गया 4 लैम्डा म्यू माइनस 1, तो वैल्यू पुट करनी है। t इक्वल टू 4, लैम्डा की वैल्यू है आपकी 500 नैनोमीटर 10 की पावर माइनस के 9, और म्यू है 1.5 माइनस 1, तो ये 0.5 हो गया। ये कितना हो गया, 0.5। इस पॉइंट को उठाएंगे तो यहाँ 0 कर लो, 5 से कट गया ये 100 बार, तो ये आ गया 4, और ये 3 पावर इसमें से घटा दो 10 की पावर माइनस के 6, इतने मीटर, दैट मीन्स 4 माइक्रोमीटर। तो यहाँ पे 4 माइक्रोमीटर आएगा बेटा, है ना। और इंटीजर टाइप क्वेश्चन है तो 4 माइक्रोमीटर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।